हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल नीट जेई मास्टर क्लास में। मेरा नाम जयवीर सिंह शेखावत है और मैं आपको यहाँ पे फिजिक्स पढ़ाता हूँ। एक्चुअली अपना ये आज वर्क एनर्जी पावर का दूसरा लेक्चर है, जिसमें हमने पिछले लेक्चर में आप जाके प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं चैनल नीट जेई मास्टर क्लास में वर्क के बारे में हमने पढ़ाया था। करीब करीब 50 मिनट का वो लेक्चर है, जिसमें हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन करे, एम्स और नीट लेवल के सवाल भी करे, बाकायदा PYQ करे वर्क के ऊपर, जिसमें हमने सिर्फ डॉट प्रोडक्ट वाले सवाल और इंटीग्रेशन वाले सवाल करे थे। आज हम इसमें एरिया अंडर द कर्व वाले क्वेश्चंस एंड टाइप्स ऑफ वर्क, इस तरह के क्वेश्चंस करेंगे और भी ऐसे क्वेश्चंस करेंगे और उस कॉन्सेप्ट के ऊपर जो नीट या एम्स में जो सवाल आ चुके हैं वो कुछ करेंगे। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी समय खराब के वर्क का लेक्चर नंबर 2। क्लियर? तो वर्क अपन ने कल पढ़ा, छोटी छोटी सिंपल बातें अपन ने करी थी, ठीक। बल्कि मैंने आपको शायद बता दिया था कि यूनिट इसकी क्या होती है, जूल। ठीक, तो जूल कैसे आया समझें। मतलब कि एक ऑब्जेक्ट जो है उसको डिस्प्लेस कर दिया गया, फोर्स लगाया अगर 1 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट हुआ अगर 1 मीटर, तो जो वर्क हुआ वो हुआ आपका फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग 1 इंटू 1, तो 1 जूल। तो डेफिनेशन में क्या कहा गया कि जब 1 न्यूटन का फोर्स किसी बॉडी को 1 मीटर डिस्प्लेस करता है तो उसे बोलते हैं 1 जूल। अब इसको यूनिट वाइज देखें तो न्यूटन मीटर भी इसकी यूनिट हुई, हालांकि न्यूटन मीटर में अपन बोलेंगे नहीं, और न्यूटन मीटर में अपन टॉर्क को बोलते हैं, इसलिए तो इसकी यूनिट अपन जूल बोलते हैं। तो आप देखिए इसमें फोर्स जो है वो है आपका, फोर्स क्या होता है, मास मतलब केजी और मीटर पर सेकंड स्क्वायर और साथ में एक और मीटर, तो ये इसकी यूनिट हो गई। मतलब केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, यही यूनिट कहीं ना कहीं जूल की भी होती है। यही यूनिट न्यूटन मीटर है, पर अपन बोलेंगे न्यूटन मीटर नहीं, ना ही अपन ये बोलते हैं, अपन क्या बोलते हैं, जूल बोलते हैं। तो ये इसकी यूनिट हो गई। क्लियर? इसके अलावा आप समझिए इसमें ऐसा भी होता है कि एक जो जूल है वो 10 की पावर 7 अर्ग के बराबर होता है। ये अपनी SI यूनिट है और ये अपनी CGS यूनिट है। क्लियर? वर्क ये अपना जो यूनिट डायमेंशन एरर में पूरा पढ़ाया गया था आपको डिटेल से। ये N1U1 इक्वल टू N2U2 फॉर्मूला के तहत हुआ। खैर ये बात हुई। इसके अलावा एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी होता है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिसमें कि अपन 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल होता है एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। फिर इसके कन्वर्जन वगैरह वगैरह एक किलोवाट आवर भी होती है। पर फिलहाल इस चैप्टर में अपने को ये सारी चीजें काम में जो है फिर बेसिकली जूल ही काम में आने वाला है मोस्ट प्रोबेबली। तो अपन आगे बढ़ते हैं इस बात के साथ, कोई जूल होगी उसकी ये सारी यूनिट हो गई, ये सारी बातें हैं। डायमेंशंस क्या है देखिए, तो डायमेंशंस क्या होगा, जो अपन देख रहे हैं कि वर्क इज इक्वल टू डायमेंशन क्या होगा इसका, डायमेंशन होगा भाई फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स होता है M1 L1 और T-2, साथ में एक और डिस्प्लेसमेंट, तो लंबाई की पावर हो गई 2। तो ये हो गई यूनिट और डायमेंशन, छोटी मोटी बातें। अब अपन वापस इसमें काम को आगे बढ़ाते हैं। अपन ने कल इस पे बात करी थी, काफी सारे क्वेश्चन मैंने करवाए थे, वेक्टर वाले, डिस्प्लेसमेंट वाले, 2 फोर्स 3 फोर्स वाले भी करवाए थे। अब अपन बात करें आगे, तो जो कल अपन ने पढ़ा उसी से आगे शुरू करते हैं। देखिए कि जो वर्क है वो डॉट प्रोडक्ट है, F डॉट D। क्लियर? मतलब कि FD cos थीटा, ये अपन ने पढ़ा। अब आप ध्यान से समझें तो थीटा जो है वो उसकी कुछ कुछ कंडीशन अगर हम बताएं, थीटा अगर मान लो कि लेस देन 90 है तो कोस थीटा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्लियर? इसका मतलब वर्क क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। इसका मतलब वर्क क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और अगर थीटा जो है वो ग्रेटर देन 90 होगा तो कोस थीटा उस केस में नेगेटिव हो जाएगा और वर्क डन क्या हो जाएगा आपका, नेगेटिव। और अगर स्पेशल केस थीटा अगर 90 डिग्री हुआ, जो कि फिजिक्स के कई चैप्टर्स में होता रहता है, तो यहाँ पर कोस जो आपका कोस 90 क्या होता है एग्जैक्टली, 0। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, 0। तो ये थे पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 होने के आपके डिफरेंट डिफरेंट केस। अब अपन इसमें बारी बारी से बात करें तो इसका मतलब ये जो वर्क है वो एक स्केलर क्वांटिटी है और वो FD cos थीटा दी जाती है। थीटा 90 से कम है तो पॉजिटिव वर्क, 90 से बड़ा है तो नेगेटिव वर्क और 90 है तो 0 वर्क। मतलब कि पॉजिटिव वर्क जो है उसके होने के लिए थीटा 90 से कम होना चाहिए। और ये स्केलर क्वांटिटी होते हुए भी ये पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 तीनों हो सकती है, पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 तीनों हो सकती है। क्लियर? ओके।
अब अगर हम बात करें ओनली पॉजिटिव वर्क के बारे में, अगर अपन डिटेल में बात करना चाहें कि पॉजिटिव वर्क क्या होता है, तो पॉजिटिव वर्क जैसे कि अपन ऊपर पढ़ ही लिया है, बस उसका एग्जांपल लिखना बाकी है। तो देखिए बेस्ट एग्जांपल है कि मैं एक ऑब्जेक्ट को, एम मास के ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ टेंशन टी लगाते हुए और बिना किसी एफ नेट जीरो, मतलब एफ नेट जीरो रखते हुए कांस्टेंट स्पीड से ऊपर ले जाऊंगा, तो मुझे क्या फोर्स लगाना पड़ेगा, एम जी। भाई देखिए जैसे कि ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, इसको ऊपर उठाने के लिए मुझे कितना फोर्स लगाना पड़ रहा है, एम जी। तो मैंने यहाँ पे एम जी लगाया हुआ है। तो अगर मैं इसमें थोड़ा सा भी, अब इस अगर मुझे इसको ऊपर ले जाना है, तो अगर एक्सेलरेशन से ले जाना है तो ऐसे ले जाऊंगा, छोड़ना है तो अपने आप चला जाएगा ये। तो अगर मैं इसको धीरे धीरे ऊपर ले जाना चाहता हूँ कांस्टेंट स्पीड से, तो इसका मतलब मैंने अभी भी एम जी फोर्स लगाया हुआ है। क्लियर, एम जी फोर्स लगाया हुआ है। तो फोर्स मैंने इस पे अभी भी एम जी ही लगाया हुआ है और उससे ही ऊपर जाएगा, तो बताइए वर्क डन क्या हुआ। तो फोर्स मैंने लगाया ऊपर की तरफ, डिस्प्लेसमेंट भी हुआ ऊपर की तरफ, थीटा जीरो का बल्कि ये केस हो गया, थीटा जीरो हो गया। कोस जीरो क्या होता है, 1 होता है। कोस जीरो क्या होता है, 1। तो आपका बेटा आंसर आया एम, और मान लो मैं एच हाइट गया तो एम जी एच। भाई फोर्स लगा एम जी और डिस्प्लेसमेंट हुआ एच, फोर्स लगा एम जी, डिस्प्लेसमेंट हुआ एच। क्लियर, तो ये बात है। तो ये हो गया अपना एक केस हो गया। क्लियर, अगर अपन सोचें ऐसा ही अपन ये भी बोल सकते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट को मैंने छोड़ दिया ऊपर से, तो ग्रेविटी का फोर्स उस पर लगा एम जी, उसे वो नीचे की तरफ आया और वो नीचे आ गया, तो जो वर्क डन बाय ग्रेविटी यहाँ पर जो हो गया, ये वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट है, ये मैंने किया। वर्क डन बाय ग्रेविटी यहाँ पर क्या हो जाएगा, एम जी नीचे है, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे है। ये वर्क डन बाय ग्रेविटी है, ये वर्क डन बाय मी था। क्लियर, ये एग्जांपल है। इसके अलावा कल से जो अपन पढ़ रहे हैं, जितने भी एग्जांपल अपन पढ़ रहे हैं, जैसे कि ये फोर्स लगा, ये डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो ये भी पॉजिटिव वर्क है। जैसे कि मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, ये फोर्स लगा यहाँ से लेके यहाँ तक, जो भी इस रेंज में, तो उससे भी जो डिस्प्लेसमेंट होगा, तो उससे भी वर्क डन क्या आने वाला है, पॉजिटिव, जिसकी अपन आराम से बात करते रहेंगे। तो ये कुछ 3-4 एग्जांपल मैंने लिख दिए हैं जो पॉजिटिव वर्क के एग्जांपल है। कैसे एग्जांपल है, पॉजिटिव वर्क है। ओके, चलिए, तो अब अपन पॉजिटिव वर्क एग्जांपल समझ चुके हैं कि भाई थीटा या तो जीरो हो, मोस्ट वेलकम, जीरो ना हो तो भाई 90 से छोटा हो, 90 हो जाएगा तो भी दिक्कत, जीरो हो जाएगा फिर तो आंसर, इसलिए 90 से छोटा छोटा होना चाहिए। दूसरा एग्जांपल नेगेटिव वर्क का। नेगेटिव वर्क सब कुछ किस पे डिपेंड कर गया, थीटा पे। थीटा 90 से बड़ा है तो कहां तक, बल्कि मुझे और बोलना चाहिए इसमें, 90 से बड़ा, थीटा जो होगा वो 90 से बड़ा और 180 से छोटा, बल्कि 270 तक। हाँ, तो 90 से लेकर 270 तक, बल्कि ट्रिग्नोमेट्री की बात है यार। यहाँ पर पॉजिटिव होता है, यहाँ पर पॉजिटिव होता है कोस थीटा, तो यहाँ पर कोस थीटा क्या होता है, नेगेटिव, दोनों रीजन में। तो अगर बात करें तो नेगेटिव वर्क का बेस्ट एग्जांपल्स हैं। एक तो देखिए जब मैं ऑब्जेक्ट को ऊपर ले जाता हूँ, ले जाता हूँ, अभी ले गया था ना मैं, एम जी फोर्स मैंने लगाया, तो ग्रेविटी कहाँ लग रहा था, नीचे। मैं इसकी बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ जब जब मैं उसको ऊपर उठा रहा था तो ग्रेविटी फोर्स कहाँ लग रहा था, नीचे, जबकि डिस्प्लेसमेंट कहाँ हुआ, ऊपर। तो ये वर्क जो होता है, ये होता है माइनस का एम जी एच। क्यों माइनस का, क्योंकि बेटा देख फोर्स वर्क बाय ग्रेविटी बल्कि है ना, तो वर्क बाय ग्रेविटी फोर्स कहाँ लग रहा है, नीचे, डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है, ऊपर। दोनों के बीच में थीटा कितना है, 180, और कोस 180 क्या होता है आपका, -1, इसलिए आंसर माइनस एम जी। तो ये अपना बेस्ट एग्जांपल था नेगेटिव वर्क का। इसके अलावा जैसे कि फ्रिक्शन में जब अपोज कर रहा होता है ऑब्जेक्ट, जैसे कि मान लो कि किसी ऑब्जेक्ट को आपने v स्पीड से फेंक दिया और यहाँ पर जो है फ्रिक्शन कोफिशिएंट है म्यू, तो आपको पता है फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा म्यू इनटू में एन, एन यहाँ पर होता है mg। तो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा, मोशन हो रहा है, तो आपका फोर्स लग रहा होगा म्यू mg। तो मान लीजिए कि डिस्प्लेसमेंट d हुआ, अब बताओ फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लग रहा होगा, पीछे। क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट कहाँ जा रहा है, आगे। मान लो डिस्प्लेसमेंट d हुआ, तो वर्क डन क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स उधर है, ये इधर है, अगेन थीटा इक्वल टू 180, तो आंसर आएगा माइनस का म्यू एम जी इंटू डी। तो दिस इज द आंसर, थीटा क्या है 180 एंड कोस 180 इज -1। ये है आपका दूसरा एग्जांपल हो गया। और एग्जांपल समझिए, जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं, जैसे इसी में मैं आपसे ऐसे बोलूं, चलो मैं नहीं लेके जा रहा, अगर मान लो मैं एक बॉल को ऊपर फेंकता हूं, तो एक बॉल को अगर अपन ऊपर फेंकें तो जब वो नीचे से ऊपर जाती रहती है तो उस वक्त वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या रहता है, उस पे नेगेटिव, नीचे की तरफ लग रहा था, इसलिए। अगला एग्जांपल, लेट सपोज अपन ने एक ऑब्जेक्ट जा रहा है v स्पीड से और अपन इसको, फ्रिक्शन नहीं है इस बार,
अपन इसको यहां से पकड़ के पकड़ना चाहते हैं, रुक रुक रुक, कहाँ जा रहा है, अरे रुक रुक रुक। तो यहां से जो है ये थीटा एंगल है, यहां से फोर्स लग रहा है जो इसको रोकेगा, ठीक, एफ कोस थीटा कंपोनेंट। तो इसमें जो एफ कोस थीटा कंपोनेंट होगा उसका वर्क डन भी क्या आने वाला है, माइनस। तो मान लो डिस्प्लेसमेंट डी हुआ, तो आंसर होगा माइनस का एफ कोस थीटा, ये फोर्स है, और इनटू डिस्प्लेसमेंट डी। तो देखिए ये तीनों ही केस में क्या है, या तो 180 है मोस्ट वेलकम, 180 है मोस्ट वेलकम, इसमें 180 नहीं है। ये एंगल देखिए, ये एंगल आपका 90 से बड़ा है, थीटा मैंने यहां से लिया, मान लो कि ये 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, तो ये 150 हो जाएगा इस तरीके से। तो ये तीन अपने एग्जाम्पल थे, बेस्ट एग्जाम्पल आप कह सकते हैं कि नेगेटिव वर्क के। बाकी अपन इसमें बहुत सारी चीजें और क्वेश्चन के थ्रू देखते रहेंगे। तो ये थे नेगेटिव एग्जाम्पल के कुछ एग्जाम्पल्स, नेगेटिव वर्क के कुछ एग्जाम्पल्स। अब अपन देखें तो जीरो वर्क के ऊपर अपन आ चुके हैं कि भाई जीरो वर्क कब कब होता है। कल कुछ बातें बोली थी, उनका एक एक्सप्लेनेशन जो है आज अपन कर पाएंगे। तो जैसे कुली का वर्कडन होता है कि नहीं होता, पढ़ने की चीज को वर्कडन बोलते कि नहीं बोलते, है ना। एक डंबल को कई देर तक खड़े रहने से यहाँ पे हाथ में क्या वर्कडन होगा, थक तो जाएंगे पर वर्कडन नहीं होगा। एक दीवार को धक्का मारते नहीं पर दीवार हिलेगी नहीं, तो उसको भी वर्कडन नहीं कहते हैं। क्लियर। तो ये कुछ चीजें हैं। तो अब अपन आ चुके हैं कि वर्क डन जीरो कब होता है। जीरो वर्क डन, जीरो वर्क, तो जीरो वर्क कब कब होता है ध्यान से देखें। तो बेटा जीरो वर्क क्या होगा, तीन चीजें हैं, फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट और कोस थीटा है। थीटा तो आपको दिख रहा है कि या तो थीटा क्या हो जाए 90 डिग्री, क्लियर है, या फिर फोर्स क्या हो जाए जीरो, या फिर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाए जीरो। पहले नीचे की दो बातों को समझते हैं। आपने फोर्स तो लगाया पर डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, तो वर्क डन क्या होगा, जीरो। आपने आपने कोई डिस्प्लेसमेंट ही नहीं लगाया, आप तो बस बैठे बैठे देख रहे हो वर्क हो जाने का, तो वर्क कैसे हो जाएगा ऐसे। तो आपने फोर्स ही नहीं लगाया, तो वर्क डन क्या होगा, जीरो। क्लियर। आपने डिस्प्लेसमेंट नहीं कर पाए, फोर्स तो लगाया हो भले या नहीं लगाया हो, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो तो भी वर्क डन जीरो, या लास्ट थीटा 90 डिग्री हो तो भी वर्क डन जीरो। अब थीटा 90 डिग्री के कई एग्जांपल है, जैसे कि वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स, तो आपको कई बार सवाल पूछा जाएगा। जैसे मैं कराने वाला भी बोल देता हूँ कि एक इंसान नाव पे बैठा हुआ था, नाव पे बैठ के नाव से चला गया, तो बताइए वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स क्या होगा। तो उसमें कुछ ऑप्शन होंगे, आपको कुछ नहीं चूज करना है, सीधा जीरो चूज करना है। क्यों? क्योंकि वर्क डन बाय नॉर्मली जीरो। क्यों? क्योंकि भाई साहब जब आप ऑब्जेक्ट ऐसे है तो नॉर्मल रिएक्शन ऐसे है और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, तो थीटा कितना है, 90 डिग्री है, इसलिए आंसर क्या होगा, जीरो। क्योंकि कोस 90 क्या होता है, जीरो। अब इसका बेस्ट एग्जांपल है, आपसे कोई बोले आपके घर में कि जा बेटा ये पानी की बोतल ले आ मेहमानों के लिए, तो आप जब पानी की बोतल को ऐसे लें, यहां से आता हूं थोड़ा सा, और इसको लेके ऐसे चलें, जब इसको ऐसे लेकर आप आओगे और मेहमान को दोगे, मेहमान ऐसे पकड़ेगा हाँ, तो वो पिएगा पानी या जो भी, तो उसमें आपका वर्क डन क्या माना जाएगा, जीरो। आप चाहे पानी को कितनी दूर तक लेके आए हो, आपका फिजिक्स के अकॉर्डिंग वर्क डन नहीं माना जाता है। उसका रीजन है, इसको होल्ड करने के लिए मैंने किधर फोर्स लगाया हुआ है, इसको यहीं पे रखने के लिए मैंने किधर फोर्स लगाया है, ऊपर, कितना, इसके mg के बराबर, इसका mg नीचे, मैंने फोर्स लगाया है ऊपर। अगर मैं ज्यादा लगाऊंगा तो मोशन ऊपर होगा, कम लगाऊंगा तो गिर जाएगा, तो इसलिए मैंने इसके mg के बराबर फोर्स लगाया हुआ है। अब मैं चल कहाँ रहा हूं, आगे, तो डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है, उधर, फोर्स कहाँ है, इधर, फोर्स कहाँ है, ऊपर, डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है, उधर, इसलिए एंगल क्या हो गया, 90 डिग्री। इस वजह से वर्क डन क्या होता है, जीरो। तो यही सेम एग्जांपल आता है बेटा कुली के केस में। जब आप कुली को एक काम करने के लिए कहते हैं कि ले यार इसको सामान को उठा के लेके चल, तो कुली सामान को उठाता है और लेकर आता है और आपसे रुपए मांगता है, डिस्प्लेसमेंट एक्स हो गया, तो आप उसे बोलोगे अरे फिजिक्स के अकॉर्डिंग तेरा वर्क डन जीरो है। तो ऐसा करोगे तो कुली सामान तो रखेगा पहले नीचे, तो पहले आपको ढंग से देखेगा, उसके बाद क्या होगा भगवान जाने। तो बेसिकली आप फिजिक्स के अकॉर्डिंग बात करोगे, भाई साहब आपका एंगल तो 90 डिग्री था, भाई आपने जब सामान रखा तो फोर्स कहाँ लगा, ऊपर, और डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ, आगे, फोर्स ऊपर, डिस्प्लेसमेंट आगे, एंगल 90 डिग्री। तो फिजिक्स के अकॉर्डिंग इसका वर्क डन क्या है, जीरो। पर फिर भी उसको पैसा देना चाहिए, आपका काम किया उसने, आप खुद ले आओ, वर्क डन जीरो हो जाओ। तो लेकिन फिजिक्स कहती है कि 90 डिग्री होगा तो वर्क डन जीरो, क्योंकि क्यों, नॉर्मल एक्शन कहाँ लग रहा है, ऊपर, और डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है, आगे। इसलिए मैंने कहा था कि हम दुनिया में ऐसे कई काम हैं जो हम कहते हैं काम हो रहा है, लेकिन फिजिक्स के अकॉर्डिंग वो काम नहीं माना जाता। जैसे कि अब
मान लो कोई बैठ के पढ़ ही रहा है, 5-6 घंटे से पढ़ रहा है, थक जाएगा, वर्क डन 0 माना जाएगा। कोई बात दीवार को दिन भर धक्का मारता रहे भाई साहब, धक्का मार मार के खुद थक जाएगा पर दीवार हिलेगी नहीं, वर्क डन 0। तो ये कुछ बातें होती हैं। अब यहाँ पर ये एग्जांपल हो गया। इसके अलावा सर्कुलर मोशन हमने खत्म कर ही लिया, तो मैं अच्छे से बात कर सकता हूँ। सर्कुलर मोशन में जैसे एफ सी अंदर है, किसी भी वक्त डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ हो रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट और इसके बीच में एंगल क्या है, 90 डिग्री। तो मैंने बताया था आपको उस समय भी। तो यूसीएम में वर्क डन क्या होता है, 0। यूसीएम में वर्क डन क्या होता है, 0। नॉन यूसीएम में एफ टी आता है, उसकी वजह से वर्क डन होता है। एफ टी जो आता है उसकी वजह से वर्क डन होता है, लेकिन एफ सी की वजह से वर्क डन क्या होता है, 0। तो यूसीएम की बात करी थी। इसके अलावा बताते हैं कि सैटेलाइट कोई, जैसे कोई ग्रह है, जैसे धरती है, तो चांद या कोई भी सैटेलाइट इसके अबाउट घूमेगी ऐसे चारों तरफ, तो उसका वर्क डन भी 0। अगेन रीजन वही है, फोर्स अंदर की तरफ है, डिस्प्लेसमेंट इधर है। इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं 90 डिग्री के एग्जाम्पल, या तो 90 डिग्री कैसे भी हो, फोर्स डिस्प्लेसमेंट में एंगल 90 डिग्री है, तो आंसर क्या होगा आपका, 0 होगा वर्क डन। तो ये 3 बातें थे, नेगेटिव, पॉजिटिव और 0 वर्क। इसके ऊपर क्वेश्चन जब आएंगे तब साथ में चलेंगे देखते हुए। अभी अपन जो मैंने बोला वही लगभग क्वेश्चन थे, जो बातें मैंने बोली है। अब अपन आगे बढ़ रहे हैं और अपने देख रहे हैं कि भाई इंटीग्रेशन का अपन ने कल पढ़ा था। अपन ने पढ़ा था कि वर्क डन होता है इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स। क्लियर? एक ही डायरेक्शन की बात करें तो लिमिट x1 से x2। तो इसका फिजिकली मतलब क्या होता है, देखिए ऐसे ये एक कर्व है f वर्सेस x का। लेट्स सपोज यहाँ पे ऐसे, और मान लीजिए कि ये x1 लिमिट है और ये है x2, तो x1 से x2। तो बेसिकली हम ये काइनेमेटिक्स में पढ़ चुके हैं, वहां पर मैंने इसका एग्जांपल दिया था, यहाँ पर उसका दे रहा हूँ। तो बेसिकली किसी भी दो चीजों के गुणनफल से, किसी भी जब दो चीजों का गुणा हो और साइड में उसकी तीसरी चीज हो, तो उन दो चीजों के बीच में अगर ग्राफ हो, उन दो चीजों के बीच में अगर ग्राफ हो, तो उसके एरिया से हमें इस तरफ वाली चीज मिलती है। क्या बात क्लियर है? मैं फिर से बोल दूं, जैसे कि x इक्वल टू वी टी, v और t कर्व के एरिया से हमें डिस्प्लेसमेंट मिलता था, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो यू 0 मानते हुए, तो ए टी कर्व के एरिया से हमें डेल्टा v मिलता था। इसी तरह से फोर्स इक्वल टू, सॉरी, वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो एफ और एक्स के एरिया से हमें क्या मिलेगा, वर्क मिलेगा। अब इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा और समझते हैं। तो एफ वर्सेस एक्स के कर्व से क्या मिलेगा, उसके एरिया से क्या मिलेगा आपको। अच्छा, एक एनएलएम में हमने पढ़ा था, एनएलएम में पढ़ा था इम्पल्स या फिर चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू एफ डी टी, एफ और डी टी, तो फोर्स वर्सेस टाइम का कर्व। तो बेसिकली अपना चौथा कर्व है जिसका अपन एरिया पढ़ रहे हैं। पहला था वीटी, फिर एटी, एफ एक्स, सॉरी एफ डी टी और एफ एक्स। तो आज ये फोर्थ कर्व होगा जिसके बारे में हम ये पढ़ रहे हैं कि एरिया से हमें क्या मिलता है और कैसे मिलता है। क्लियर? तो बेसिकली आप देख सकते हैं कि भाई इंटीग्रेशन है तो ऐसा ऐसा। अब इसको आप इसके फिजिकल मीनिंग समझो, तो इसमें एक अपन एक स्ट्रिप लेते हैं, जो इंटीग्रेशन पढ़ाते हैं सेम वो चीज। एक स्ट्रिप लेते हैं, स्ट्रिप की चौड़ाई dx है, फोर्स की वैल्यू F है, क्योंकि अपन ने ऐसे अब देखा। तो इसको आप गौर से देखोगे तो आपको ये ऐसा दिखेगा, अगर आप गौर से देखोगे तो आपको ये ऐसा दिखेगा, ये dx है। अब इसकी कोई एक वैल्यू नहीं ले सकता, क्योंकि यहाँ पर F1 वैल्यू बोलना पड़े, यहाँ पर F2, इसलिए dx को बहुत ही पतला माना जाता है। इतना पतला माना जाता है, इतनी पतली स्ट्रिप लेते हैं कि कहीं ना कहीं यहाँ पर ये आपको जैसे दिख रहा है रेक्टेंगल नहीं दिखा, थोड़ा सा तिरछा दिख रहा है, तो ये इतना पतला माना जाता है कि ये वाला जो है पूरा रेक्टेंगल ही बन जाए। इसलिए जितना ये पतला होगा, सोच के देखो, जितना ये पतला होगा उतना ही ये स्लैंटनेस खत्म हो जाएगी और ये रेक्टेंगल बन जाएगा। आपको दिखाने के लिए मैंने बड़ा बनाया है। क्लियर? वरना एक बहुत ही पतली स्ट्रिप है, आपके बाल की मोटाई से भी लाखों गुना पतली, तो उस केस में ये इसका तिरछा खत्म हो जाएगा और सिर्फ ये रेक्टेंगल ही बचेगा। क्लियर है? तो बताइए इस रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा। तो इस रेक्टेंगल का एरिया होगा छोटा सा एरिया डीए, वो होगा भाई, अब तो इसको एफ बोल सकता हूं, तो ये होगा एफ इंटू डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो पूरा एरिया बन जाएगा, तो फिर इसको बोलते हैं अपन वर्क। इसकी डेफिनेशन है एफ डी एक्स क्या बनता है, वर्क, तो इसलिए बन गया क्या, वर्क। तो मतलब कि एरिया अंडर, अब इसको आप इंटीग्रेट करेंगे लिमिट x1 से x2, ऐसी बहुत सारी स्ट्रिप्स को जोड़ लेंगे तो क्या बन जाएगा, पूरा एरिया बन जाएगा। तो उससे क्या मिल जाएगा आपको, आपको एरिया मिल जाएगा, आपको वर्क मिल जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट है। लिमिट आपको इसमें दे दी जाएगी। अब लिमिट वाले सवाल, इंटीग्रेशन वाले सवाल अपन कल कर चुके हैं। दूसरी बात, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी हैं। तो इसका मतलब ये बात ध्यान रखना जब भी कॉन्सेप्ट आए कि भाई साहब ऊपर वाले एरिया पॉजिटिव होंगे और नीचे वाले एरिया नेगेटिव होंगे। तो मैं आपसे नेटवर्क पूछूं,
यहां से लेके यहां तक, तो आपको ये मान लो कि ये W1 आ गया और ये W2, तो नेट आंसर आपका W1 माइनस W2 होगा। क्लियर है क्या? तो ये आपका पूरा कॉन्सेप्ट हो गया है, जिसमें अपन बहुत सारी क्वेश्चन अब इसके ऊपर करेंगे। क्लियर एरिया के बारे में। अच्छा, यहाँ पर एक बात और, यहाँ पर ये माना गया है कि यहाँ पे जैसे f cos थीटा आना चाहिए था ना, f cos थीटा इंटू dx, तो ये माना गया कि ये जो है f cos थीटा के बीच में ही कर्व है। या तो आप ये मान लो कि ये जो कर्व है ये f cos थीटा वर्सेस x के बीच में है, पर ऐसे बोलना अच्छा नहीं लगता, केवल f ही बोलते हैं। तो इसमें ये माना गया है कि थीटा क्या है, 0, मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम मानी गई है, ये मानकर ये कर्व आपको पढ़ाया जाता है। क्लियर है? हाँ, एक क्वेश्चन मैं ऐसा दूंगा जिसमें वो डायरेक्शन 60 डिग्री होगी और उसके लिए आपको सवाल सोल्व करना पड़ेगा, मैं भी करवाता हूँ थोड़ी देर में। तो फिलहाल जो है आप 99.9% क्या करते हो, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को सेम डायरेक्शन में मानते हुए आप इसके एरिया वेरिया पढ़ते हो। लेकिन कभी अगर वो बोले कि फोर्स और इसके बीच में कुछ एंगल था, तो उसका भी यूज होगा। थोड़ी देर बाद मैं वो क्वेश्चन करवाऊंगा, भूल मत जाना कॉन्सेप्ट। क्लियर? तो चलिए पेन कॉपी निकाल लीजिए, नोट्स बना लिए होंगे आपने, जो जो मैंने बताया। थ्योरी खत्म हो गई, ठीक है, थ्योरी लगभग खत्म हो गई है, और एक बात तो रह गई, तो खत्म कर लेते हैं उसको भी, फिर क्वेश्चन करते हैं, फिर बाकी टाइम में क्वेश्चन ही करेंगे। तो एक छोटी सी बात रह गई है, यूनिट डायमेंशन हो गया, सारी बातें हो गई, पॉजिटिव नेगेटिव वर्क हो गया, बहुत सारी बातें। डिपेंडेंसी ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है कि नहीं कर सकता। तो बेसिकली आपका जो वर्क है वो है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी हैं। देखिए फोर्स जो है वो नॉट डिपेंड नहीं करता किस पे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता है। लेकिन डी क्या है, डिस्प्लेसमेंट, ये करता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब जो निर्देश तंत्र जहां से अपन देख रहे होते हैं उसको बोलते हैं, तो उस पे करता है, मतलब डी और एफ नहीं करता। तो ओवरऑल जब एक चीज करती है एक चीज नहीं करती, मतलब एक चीज नहीं करती है वाली, एक चीज करती है, तो ओवरऑल ये भी करेगा। तो वर्क डन डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बेस्ट एग्जांपल ये है कि मान लीजिए कि मैं यहां से एक, दो लोग हैं, इसने एक यहां पर कुछ ऑब्जेक्ट पकड़ा हुआ है, कोई बैग समझ लीजिए, इसको पकड़ा हुआ है। एक इंसान लिफ्ट के अंदर है, पर्सन 1, और ये लिफ्ट ऊपर आ रही है, और पर्सन 2 ऊपर किसी कमरे में खड़े होकर देख रहा है, पर्सन 2। तो बताइए जब ये h हाइट ऊपर आ जाएगी, तो इस ब्लॉक पर, इस m मास के ब्लॉक पर, इस इंसान की वजह से, पर्सन 3 की वजह से वर्क डन कैसा कैसा होगा, कैसा कैसा दिखेगा, उस बारे में बात करना चाहते हैं। क्या 3 नंबर की वजह से तीन नंबर ने इस पे कोई वर्क किया? डिपेंड करता है किसके लिए पूछ रहे हो सर। अगर 1 नंबर के हिसाब से पूछूं तो आंसर क्या होगा बताइए? तो सोच लीजिए दिमाग में, मैं बताता हूं। देखिए अगर 1 नंबर के हिसाब से देखा जाए, तो ये 1 नंबर इसके साथ ही लिफ्ट में है, जैसे ही ये ऊपर जाएगा वो भी ऊपर जाएगा, और जब ये देखेगा कि यार तेरे हाथ में बैग था, अभी भी तेरे हाथ में ही है, तो मतलब वर्क डन नहीं हुआ। ओके, लेकिन जब ऊपर वाले से पूछा जाएगा तो बोलेगा इसके हाथ में नीचे बैग था और ये ऊपर ले आया, मतलब वर्क डन हुआ। तो उसके अकॉर्डिंग वर्क डन हुआ। ये बोलेगा वर्क डन नोट 0, ये बोलेगा वर्क डन 0, क्योंकि उसके हिसाब से तो बैग उसके बगल में अभी भी वहीं पे रहेगा, लेकिन उसके अकॉर्डिंग बैग इतना ऊपर आ गया भाई साहब। क्लियर है क्या? ओके, तो ये बात है। दूसरा, एक वर्क जो होता है वो समय पे डिपेंड नहीं करता। लेट्स सपोज मैं आपसे बोलूं कि भाई मैं जमीन पे, आई मीन जमीन पे था, तो 2 बच्चों को मैंने बोला कि बेटा ये दोनों को अलग अलग किताब दी, उनको बोला कि ये किताब आप ऊपर पहुंचा दो लाइब्रेरी में, या किसी गार्ड साहब को दे देना ऐसे। तो एक बच्चे ने तो हाथ हुआ तो उसी वक्त पकड़ा के गया, और एक बच्चा सोचा कि लंच के बाद वापिस आऊंगा तब पकड़ा दूंगा। दोनों ने वो किताब ऊपर पहुंचाई, तो मेरे अकॉर्डिंग, मैं तो शाम को आया, मेरे अकॉर्डिंग क्या होगा, दोनों के लिए बराबर वर्क होगा, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग तो बस किताब ऊपर पहुंचनी चाहिए थी, एंड MGH इज द आंसर। लेकिन एक ने विद इन 5 मिनट पहुंचाया और एक ने 2 घंटे बाद पहुंचाया, तो वर्क मेरे लिए उनके लिए बराबर है। जो जिस टाइम फैक्टर होता है वो पावर में आएगा, वो पावर होता है वर्क अपॉन टाइम, मतलब कितनी जल्दी कार्य हो गया, वो पावर में आएगा। तो वर्क जो है वो टाइम पे डिपेंड नहीं करता कि भाई एक गिवन डिस्प्लेसमेंट के लिए, गिवन मास के लिए, गिवन फोर्स के लिए, उसके बाद टाइम पे डिपेंड नहीं करता, फिर चाहे वो धीरे धीरे हो चाहे वो तेज तेज हो। क्लियर?
ओके, अब सर एक पॉजिटिव नेगेटिव में मुझे मेरे मन में एक एग्जांपल हो रहा है स्प्रिंग वाला। इस चैप्टर को स्प्रिंग से कैसे अलग कर सकते हैं। एक ऑब्जेक्ट है जिस पे हमने ऐसे फोर्स लगाया, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, तो वो पॉजिटिव होगा। और क्योंकि स्प्रिंग जो है आप उधर फोर्स लगाओगे तो स्प्रिंग का फोर्स इधर लगेगा, स्प्रिंग का फोर्स इधर लगेगा, फोर्स ऑफ स्प्रिंग, फोर्स ऑफ एक्सटर्नल, तो इसका वर्क डन जो होगा वो क्या होगा, नेगेटिव। क्योंकि स्प्रिंग पे फोर्स, स्प्रिंग फोर्स किधर लग रहा है, इधर, डिस्प्लेसमेंट उधर हो रहा है उधर, इसलिए इसके लिए सोचोगे तो आंसर नेगेटिव, इसके लिए सोचोगे तो आंसर पॉजिटिव। ये वाला एग्जांपल भी अच्छा एग्जांपल होता है। तो अब अपन ने लगभग लगभग वर्क के बारे में 2 लेक्चर हो गए, लगभग लगभग अपने दूसरा लेक्चर हो गया, ये चल रहा है। थ्योरेटिकली सारी बातें, कॉन्सेप्चुअली मैंने आपको सारी बातें बता दी हैं। अब अपन न्यूमेरिकल्स करेंगे, जब तक खत्म ना हो तब तक चलता रहेगा काम। क्लियर? चलिए तो शुरू करते हैं, पेन कॉपी निकाल के जैसे लाइव में करते हो वैसे वैसे क्वेश्चन करना शुरू करिए। चलिए चलिए ये है फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का कर्व। आपको बताना है कि वर्क डन फ्रॉम x इक्वल टू 2 टू x इक्वल टू 10। पहला सवाल, क्वेश्चन नंबर 1, कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, आपको बताना है वर्क डन फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 14। 2 सवाल है, ठीक है। तो मैंने दोनों कॉन्सेप्ट कवर करने की कोशिश करी। आप लोग पॉज करके क्वेश्चन को सोल्व कर लीजिए, मैं लगातार कर देता हूँ क्योंकि लाइव नहीं है ना। चलिए मैं करता हूँ, आप रिकॉर्ड अगर आप खुद करना चाहते हैं पॉज करके करें। तो देखिए मैं बेसिकली कुछ एरिया की बात करूँ तो ये 2 चौक 8, पहला मैं एरिया इधर लिख लेता हूँ। पहला एरिया 2 चौक 8, दूसरा 4 ढाई 40, तीसरा 4 चौक 16 और चौथा है 4 चौक 16। तो बेसिकली सीधा मैंने वो वाला जो है यहाँ आ जाएगा, सीधा जोड़ दें तो आंसर आएगा 48। इसका आंसर आ जाएगा 48 जून। और ऊपर वाले की अगर बात करूं तो उसमें सिर्फ मुझे 10 तक ही जाना है, तो प्लस का लास्ट का 16 नहीं करना, तो 8 आ रही, इसका आंसर आ जाएगा 32। क्लियर? 40 8 48 में 16 गया तो 32 जून। तो इसमें अब कहीं से भी कहीं तक का पूछ सकता है, बाकी आगे जाके इसी चीजों को काइनेटिक एनर्जी से जोड़ सकते हैं। फिलहाल के लिए जो उतना मैंने पढ़ाया है उसमें इस तरह के सवाल अपने आते हैं। तो ये एक अच्छा सवाल था जिसमें हमने देखा कि भाई कहीं से भी कहीं तक आपसे वर्क पूछ सकता है। अब एक और बात, फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ फोर्स, मतलब कि एक फोर्स जो भी काम करता है दूसरे फोर्स का उससे कोई लेना देना नहीं होता। उसका बेस्ट एग्जांपल है, एक क्वेश्चन है अपने पास कि 50 न्यूटन फोर्स लगाए एक ऑब्जेक्ट जिसका मास 10 केजी है, एक ऑब्जेक्ट जिसका मास 10 केजी है, उस पर 50 न्यूटन का फोर्स लगा, और जहां वो रख बैठा हुआ है उसका जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है वो 0.4 है। तो आपको पहले तो मैं आपको बता दूं, मैं इसमें ये प्रूफ करने वाला हूं कि फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ फोर्स, ये आपको कहीं ना कहीं एसोसिएशन में कहीं ना कहीं ये सवाल एक बच्चा तैयारी करता है तो मिल ही जाता है कि फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ फोर्स, तो उसके बारे में बात करना चाहता हूं। तो फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ फोर्स का यही मतलब होता है कि आप एक एक ऑब्जेक्ट पे कई फोर्स हैं, तो एक फोर्स का कुछ प्रभाव होगा तो उसे दूसरे फोर्स को कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका प्रभाव अलग है, उसका प्रभाव अलग है। तो इस बारे में बात करना चाहता हूँ। तो एक ऑब्जेक्ट मैंने ले लिया है, इसमें हमें work done by each individual force acting on the object over a displacement of 5 मीटर। तो लेट्स सपोज डिस्प्लेसमेंट हुआ 5 मीटर, तो इस पे जितने भी फोर्स हैं उनकी वजह से क्या क्या वर्क डन हो रहे हैं वो अपने को लिख देने हैं और फिर बात करेंगे इस पे आराम से। तो मैंने जो है सबसे पहले देखा कि नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ है और जिसकी वैल्यू 100 न्यूटन है, और mg भी नीचे की तरफ है जिसकी वैल्यू 100 न्यूटन है। तो अगर मैं बात करूं वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन,
तो 100 इंटू 5 इंटू कोस 90, क्योंकि एंगल क्या है 90 डिग्री है, तो आंसर क्या हो गया 0। ऐसे ही में वर्कडन बाय इसका जो वेट है, वर्कडन बाय ग्रेविटी कह लो ज्यादा बेहतर है, तो वेट भी 100 न्यूटन का है और इनटू भी डिस्प्लेसमेंट 5, लेकिन अगेन एंगल 90 डिग्री है यहां से, तो इसलिए इसका आंसर भी 0। क्या बात क्लियर है? अब बात करें फ्रिक्शन की वजह से, तो मेरे को FL निकालना पड़ेगा पहले। FL है म्यू N2N, N की वैल्यू है mg, तो ये आया 40 न्यूटन, 40 न्यूटन। तो जो वर्क डन बाय फ्रिक्शन जो आया वो आया पीछे की तरफ लगेगा फ्रिक्शन फोर्स, डिस्प्लेसमेंट आगे हुआ है, तो 40 इंटू में 5 इंटू में -1, क्योंकि एंगल क्या है 180 और कोस 180 -1, तो ये आता है 5 चौक 20 माइनस का 200, सॉरी मैं न्यूटन क्यों लिखा था, ये तो फोर्स था, तो 200 जूल, 5 चौक 20 माइनस का 200 जूल वर्क हुआ। अब जो वर्क डन बाय जो एक्सटर्नल फोर्स लगा हुआ है उसके द्वारा वर्क डन, तो भाई फोर्स लगा है 50, डिस्प्लेसमेंट हुआ है 5 और एंगल है आपका यहाँ पर तो cos 0 है, इस तरफ फोर्स लगा है, इस तरफ डिस्प्लेसमेंट, तो 1, तो बेसिकली 5 पंजू 25, तो 250 जूल का वर्क हुआ। अब आप में से कोई बताए कि वर्क नेट क्या होगा, नेट वर्क क्या होगा, सबको जोड़ देंगे 0 0 -200 प्लस 250, तो आंसर होगा प्लस का 50 जूल। ठीक है सर, प्लस का 50 जूल आ गया। अब ये था कि जो इसने किया उसका इससे कोई लेना देना नहीं, जो इसने किया उसका कोई लेना देना नहीं। हाँ, आपस में आप नेट फोर्स कर सकते हो, समेशन ऑफ ऑल द वर्क डन, नेट वर्क डन होगा, लेकिन आप जो है अगर ध्यान से देखें, कोई बच्चा डायरेक्ट कहता कि सर देखिए पीछे की तरफ 40 लगेगा FS, आगे की तरफ 50 लग रहा है, तो सर F नेट जो है ऊपर नीचे अपन गिनेंगे नहीं, 90 डिग्री 90 डिग्री वैसे कैंसिल आउट, तो सर F नेट है 10 और डिस्प्लेसमेंट है 5, तो 50 जूल डायरेक्ट भी आ सकता था। तो ये बात है क्लियर, लेकिन हो सकता है कभी किसी सवाल में मैच द कॉलम का सवाल हो और इस तरह से देखे आपसे, हो सकता है कि वो मैच द कॉलम करवाए, तो क्लियर है, गुड क्वेश्चन। ओके, चलिए, इससे हमने फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ फोर्स की कॉन्सेप्ट भी देखी कि भाई किस तरीके से एक फोर्स जो वर्क कर रहा है उसका दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, उसका अलग प्रभाव होता है और दूसरे वाले का अलग प्रभाव होता है। हाँ, नेट आप जोड़ सकते हो, वो एक अलग बात है, भाई वर्क इज स्केलर क्वांटिटी, डायरेक्ट जोड़ दी हमने जितनी भी वर्क हुई थी। तो ये था। अब अगला सवाल अपन देखें। एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास 40 kg है और उस पर फोर्स लगा 10 न्यूटन का, तो आपको बताना है कि समय 1 सेकंड के अंदर इसमें कितना वर्क हुआ। 40 kg का ऑब्जेक्ट, 10 न्यूटन का फोर्स, आपको बताना है कि 1 सेकंड में कितना वर्क हुआ। कोशिश कीजिए, इसको ड्रॉप करके कोशिश करें। चलिए, तो अब क्या करें बेटा कि एक्सेलरेशन क्या होगा, आपको बेसिकली डिस्प्लेसमेंट चाहिए ना, तो फोर्स के लिए फोर्स डिवाइडेड बाय मास, तो एक्सेलरेशन हुआ 1/4, तो बेटा वेलोसिटी नहीं, एक्सेलरेशन आ गया, अपने को डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो x इक्वल टू ut 0 प्लस हाफ इंटू a इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, तो 1/8 आ गया डिस्प्लेसमेंट मीटर में, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, वर्क हो जाएगा। फोर्स कितना है, फोर्स है 10 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट कितना है 1/8, तो आंसर आया 1.25 जूल। दिस इज द आंसर, 1.25 जूल। ओके, सही है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। चलिए अब थोड़ा लेवल को आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए एक सवाल है जिसमें ये बताया गया है कि ये वाला करा देता, ये वाला करा देता, ये वाला, ये तो अच्छा सवाल है। कैलकुलेट द वर्क डन इन पुलिंग एन ऑब्जेक्ट विद ए कांस्टेंट फोर्स F। आपको बताना है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसपे कांस्टेंट फोर्स F लगाया गया है और हॉरिजॉन्टल सब एंगल थीटा है, मास दिया नहीं पर आप m मान लो, मैं देखता हूँ दिया कि नहीं दिया। दिया है। Calculate the work done in pulling an object with a constant force F as shown in figure, so that the block moves with a constant velocity through a distance d। कैसा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा यहाँ पर d, और जो चलेगा तो उसकी जो वेलोसिटी होगी वो कांस्टेंट होगी, ऐसा आपको बता दिया है। डिस्प्लेसमेंट d होगा तो कितना वर्क होगा, आई थिंक यही पूछा होगा, मैंने पढ़ दिया पूरा।
अच्छा, गिवन दैट द ग्राउंड इज रफ विथ फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू, ये यहाँ पर रफ भी है और म्यू है। तो आपको बेसिकली मैं हिंदी भाषा में फिर से बता दूं, एक ऑब्जेक्ट है जिस पर तिरछा फोर्स लगा है थीटा डिग्री पर एफ, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट भी है म्यू, मास एम है, डिस्प्लेसमेंट डी होगा, पर जो भी होगा वो एक कांस्टेंट स्पीड के साथ चलेगा। तो बताइए डी डिस्प्लेसमेंट करने में कितना वर्क लगा। तो इट्स ए गुड क्वेश्चन। अगर आप खुद से कर पाए, सब्जेक्टिव सवाल है, ऑप्शन नहीं मिलेंगे अभी इसमें, तो कोशिश कीजिए। क्लियर? तो मैं भी करता हूँ। इधर देखिए, अगर आप करना खुद से करना चाहते हैं तो पोज करके सोल्व कर लीजिए। देखिए इधर की तरफ आएगा एफ साइन थीटा, ऐसा हमने फ्रिक्शन में बहुत किया था। इधर की तरफ आएगा एफ कोस थीटा। तो वर्क डन जो होगा वो होगा एफ कोस थीटा इंटू डी। ये वर्क डन होगा एफ कोस थीटा इंटू डी। पर मुझे एफ अभी नहीं पता। तो आपको पता है इसमें ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन, नीचे की तरफ एम जी वगैरह वगैरह। तो इसमें नॉर्मल रिएक्शन आता है एम जी माइनस एफ साइन थीटा। कई बार किया मैंने फ्रिक्शन में, ही एफ बी डी में साफ साफ दिख रहा है कि भाई नॉर्मल रिएक्शन और एफ साइन थीटा एम जी है, तो नॉर्मल रिएक्शन एम जी माइनस एफ साइन थीटा होगा। तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू जो होगी वो होगी म्यू इंटू एन, मतलब म्यू एम जी माइनस एफ साइन थीटा। तो ये हो गया। अब बताइए अगर ये फ्रिक्शन फोर्स जो है किधर लगेगा, जब ऑब्जेक्ट आगे चलेगा तो फ्रिक्शन फोर्स पीछे लगेगा। तो इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स बराबर होना चाहिए एफ कोस थीटा के। तो हम बराबर कर देंगे एफ कोस थीटा इज इक्वल टू म्यू एम जी माइनस म्यू एफ साइन थीटा। ये इधर आ जाएगा तो एफ कॉमन आ जाएगा, कोस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा इक्वल टू म्यू एम जी। तो एफ की वैल्यू आती है म्यू एम जी अपॉन कोस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। इसके बारे में बहुत बातें अपन ने करी फ्रिक्शन में, बट आज एक बार फिर। ओके, तो अब अपन क्या कर रहे हैं, वर्क डन के बारे में बात करेंगे। फोर्स जो लगाया वो मुझे पता चल गया। तो वर्क डन की वैल्यू आती है बेटा म्यू एम जी डी कोस थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। दिस इज द आंसर। तो इट्स अ गुड क्वेश्चन। कोई भी दिक्कत हो तो टेलीग्राम चैनल पे हमें मिले और वहां पर डाउट पूछें, स्क्रीनशॉट लेके। सर ये वाली बात दोबारा समझा दो, कमेंट में मैं दोबारा समझा दूंगा, वहीं पर ही बकायदा टेलीग्राम पे ही। टेलीग्राम चैनल है अपना नीट जेई मास्टर क्लास, नीट जेई मास्टर, मास्टर में हूँ यहाँ पर CLASS 1 मास्टर क्लास 1। इस पे आप डाउट पूछ सकते हैं। क्लियर? चलिए, तो इट्स ए गुड क्वेश्चन। टेक्निकल टीम भी आ गई हमारी। टेक्निकल टीम, क्या ये सवाल अच्छा है? क्या इसके साथ पोज दिया जा सकता है? तो ये है एक्चुअली ये अपना कितनी देर हो गई, 40 मिनट के आसपास हो गया है, 38 मिनट प्लस हो गया है। तो ये भी एक अच्छा सवाल था। अब सुने, और अच्छे सवालों के ऊपर चलते हैं। जैसे कि आपसे पूछा गया कि एक इंसान, हो सकता है मेरी ड्राइंग अच्छी ना हो क्या सकता है, आई एम श्योर अच्छी नहीं है। तो एक ऑब्जेक्ट ने ऐसे हाथ, ऐसे इसने हाथ ऐसे कर रखे हैं, इसने एक ऑब्जेक्ट को पकड़ रखा है, मास है कुछ भी, मास आप 10 kg बोल दीजिए, बोली 10 kg ऑब्जेक्ट को ऐसे पकड़ रखा है और ये इसको चल के इसको लेके आगे जा रहा है। डिस्प्लेसमेंट डी करेगा 2 मीटर। तो आपको एक तो केस नंबर 1 ये हो गया, केस नंबर 1 क्लियर। दूसरा जो है, आपको ये देखना है कि एक ये टेबल सा है, इस पे ये पुली है, इस पे एक मास है, अगेन 10 kg है, अगेन रस्सी से ऐसे पकड़ रखा है। अब यहां पर एक बहुत बड़ा सा इंसान है, ज्यादा बड़ा होता है तो पंगा पंगा बन जाता है मुझसे। ये बड़ा सा इंसान है, इसने इसको पकड़ रखा है और ये इसको खींच रहा। अब भाई साहब, अब ये इसको 2 मीटर खींचे, तो ये है केस नंबर 2। आपको ये बताना है कि केस नंबर 1 में वर्कडन हो रहा है या केस नंबर 2 में वर्कडन हो रहा है, या दोनों में वर्कडन हो रहा है, या दोनों में वर्कडन नहीं हो रहा है। इस तरह से आपको सोचना है। सोच लीजिए आराम से, पोज करके सोच लिया, उतना ही मेरा सोच लीजिए। जब बस हम खेलते ना गेम कि ये सोच लो, उतना ही मेरा सोच ले, फिर डबल कर दे वगैरह वगैरह।
खैर अब तो बचपन नहीं, समय नहीं चीजों के लिए। तो देखिए केस 1 में क्या है बेटा, आपने इसको होल्ड करके आगे चला, तो आपने होल्ड किया है तो आपने फोर्स कहाँ लगाया होगा, ऊपर, और डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है, आगे। तो इस वजह से आंसर क्या हो रहा है इसमें, 0। तो केस 1 में कोई वर्क नहीं हो रहा, ओके। लेकिन केस 2 में अगर बात करें, आपने यहां फोर्स लगाया, ये फोर्स ट्रेवल करके टेंशन के थ्रू यहां गया और यहां गया, आपने यहाँ पर लगाया, यहाँ 2 मीटर चलोगे तो ये भी 2 मीटर ऊपर आएगा, तो ये 2 मीटर ऊपर उठेगा। आपने यहाँ टेंशन टी लगाया होगा कुछ भी, उससे ये टेंशन यहाँ पहुंचा होगा, ये टी, और ये डिस्प्लेसमेंट ऊपर हुआ होगा 2 मीटर का। तो आप ध्यान से देखें तो इसमें वर्कडन हुआ होगा टी इंटू में 2, भाई 2 मीटर इंटू टेंशन। जिसने इसको उठाया, चाहे कांस्टेंट स्पीड से उठाया, तो आप इसको बाकायदा ऐसे कह सकते थे कि टी की वैल्यू 100 न्यूटन हो जाएगी, तो 200 जूल हो जाएगा। अगर ये टेंशन इसको जस्ट कांस्टेंट स्पीड से उठा रहा है, जैसे बचपन में आपने देखा होगा, या गिरनियों वगैरह से कुएं से पानी निकालते थे, पकड़ ऐसे खींचते थे, तो वैसे खींचोगे तो उस समय आप ऐसे फोर्स लगाओगे, रस्सी में वो ट्रेवल करके आपकी पुली तक जाएगा, पुली से नीचे जाएगा, और यहां से इस पे ऐसे जाएगा, इसको ऊपर उठाएगा, ओके। तो इस तरीके से वर्क डन हो जाएगा। तो इसका मतलब वर्क डन इन केस नंबर 2 इज नॉट 0, बट वर्क डन इन केस नंबर 1 इज 0, ओके। तो ये था एक अच्छा सवाल, आपको इसमें ये बताया गया कि जरूरी नहीं है कि आपको दिख रहा है कि फोर्स इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है, तो इसमें वर्क डन 0। फोर्स इधर लग रहा है लेकिन रस्सी के थ्रू ट्रेवल करके यहाँ जा रहा, तो फोर्स बेसिकली यहाँ लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट यहाँ हो। पता नहीं मैं कुछ समझा रहा था, आई थिंक सवाल तो खत्म हो गया था, मेमोरी फुल हो गई थी तो वो बंद हो गया, आई मीन रिकॉर्डिंग खत्म हो गई ना, मेमोरी बंद हो गया, तो वापिस से करा, आई थिंक समझा तो पूरा चुका था, सवाल क्लियर हो गया था वो। तो अब अपन और आगे बढ़ें, ठीक है। एक्चुअली क्वेश्चन अभी बहुत ज़्यादा सारे हैं, और ये लगभग 40 मिनट के ऊपर वीडियो ऑलरेडी हो गई है। तो अब अपन अगला जो वीडियो होगा वो स्पेशली डेडिकेटेड टू ओनली क्वेश्चन ही होगा। अगले लेक्चर में अपन केवल क्वेश्चन ही करेंगे, आई मीन जो कल पढ़ाया था उसके ऊपर तो नहीं, वो तो काफ़ी कर लिए थे, जो आज पढ़ाया है उस पर बहुत सवाल रह गए हैं। तो उसके लिए स्पेशल क्वेश्चंस ऑफ वर्क ऐसे कुछ करके हेडिंग के साथ अपन एक नया वीडियो बनाएंगे जिसमें क्वेश्चन ही क्वेश्चन होंगे, और वो लेक्चर के बाद अपन वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम पे जाएंगे, नेक्स्ट स्टेप वो होगी। तो एरिया वाले सवाल इसमें भी आज भी नहीं हो पाए, एक ही हो पाया, ठीक है। तो काफ़ी करने थे मुझे, काफ़ी सारे हैं, खत्म तो हो नहीं सकते, अगेन वही 1.25-2 घंटे का वीडियो बनेगा, तो अपन 40-45 मिनट से लेके 1 घंटे के बीच का टारगेट रखा करेंगे, क्योंकि लगातार बोलना होता है और इतना कंटेंट काफ़ी होता है। तो मैं क्या सोचता हूँ कि अब अपन इसके लिए तीसरा लेक्चर लेके आएंगे जिसमें केवल और क्वेश्चन ही क्वेश्चन होंगे, पहले मिनट से ही क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे, क्लियर है, ओके। तो मिलते हैं फिर, तब तक आप देखते रहिए नीट जेई मास्टर क्लास, मिलते हैं। प्लेलिस्ट चेक करिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों का शेयर कीजिए। अगर आप लोग ज़्यादा वीडियो को देखेंगे, ज़्यादा फैन फॉलोइंग बढ़ेगी, तो बाद में लाइव क्लास भी लेंगे, ओके। चलिए मिलते हैं फिर, बाय।